हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 6 वीडियो देखेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब प्रकाश किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से होकर के गुजरता है तो क्या होता है, ठीक ना। तो इसमें हम 3 मीडियम लेंगे। 3 मीडियम हम लोग का बन जाएगा रेरर, डेंसर और रेरर बन जाएगा, यानी विरल, सघन और फिर विरल माध्यम बन जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर जो स्लैब है इसका फर्स्ट सरफेस हो गया और ये सेकंड सरफेस हो गया। जब प्रकाश इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के फर्स्ट सरफेस पे पड़ता है, ठीक ना, तो ये रेरर से डेंसर में प्रवेश करता है। तो रेरर से डेंसर में प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। यही रे, ठीक, जब सेकंड सरफेस पे पड़ता है, ठीक ना, तो फिर इसका रिफ्रैक्शन होता है और ये डेंसर से रेरर में जाता है, तब ये नॉर्मल से दूर हट जाता है। ठीक, जो रे निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। और ये क्या हो गया आपका, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। तो इसमें देखिए घटना क्या हुई, इसमें जब कोई प्रकाश इस आयताकार स्लैब से गुजरेगा तो इसमें प्रकाश का जो अपवर्तन होगा, यानी प्रकाश की किरण का जो रिफ्रैक्शन होगा वो कितनी बार होगा, 2 बार होगा। एक बार रेयर से डेंसर में गया, एक बार अपवर्तित हुआ, दूसरा डेंसर से रेयर में गया तो दूसरी बार इसका अपवर्तन हुआ। ठीक ना। दूसरा कंडीशन इसमें क्या बनता है कि जो आपका इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, अर्थात लंबवत दूरी होती है इनके बीच की, उसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। कौन कौन से कंडीशन घटे, पहला कंडीशन कि जो आपका इंसिडेंट रे होगा और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगे और इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी उसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट यानी पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और इसमें रिफ्रैक्शन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के 2 नियम है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम थे वैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 2 नियम है। ठीक, देखते हैं। ये कोई सरफेस हो गया और ये हमारा नॉर्मल, ये फर्स्ट मीडियम हो गया और ये सेकंड मीडियम हो गया। ठीक, यहाँ पे कोई लाइट जब इस सरफेस पे पड़ेगा तब ये रिफ्रैक्ट होगा। अब ये या तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा या नॉर्मल से दूर हटेगा। तो नॉर्मल की तरफ झुकता कब है, जो हमारा दूसरा मीडियम जो होगा वो डेंस होगा, यानी डेंसर होगा। ठीक ना। अगर नॉर्मल से दूर हटेगा तो यानी हमारा जो सेकंड मीडियम होगा हमेशा रेरर में होगा। रेरर में क्या होगा, नॉर्मल से दूर हट जाता है, और डेंसर में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल, और उसको हम आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो पहला रूल है वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, दूसरा रूल क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। लिख सकते हैं दूसरे रूल को कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, ये जो कांस्टेंट होता है सेकंड रूल में ये बताया जाता है कि सेकंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक ना, वो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। इसको हम क्या कभी कभी एन भी लिख देते हैं, या फिर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को पढ़ाएंगे तो भी बताया जाएगा। तो ये आपका दूसरा रूल था कि जो इंसिडेंट एंगल का साइन होगा और
रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन होगा हमेशा वो कांस्टेंट होता है। ये जो आपका दूसरा रूल है, दूसरे रूल को हम स्नेल लॉ भी बोलते हैं। स्नेल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्नेल नाम के वैज्ञानिक ने इस दूसरे नियम को दिया था। जैसे कौन सा लॉ बोलते हैं? स्नेल लॉ बोलते हैं। तो ये थे आपके दो रूल। पहला रूल क्या था? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा आपका क्या था? जो आपका इंसिडेंट एंगल का साइन है, रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन है, उन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे जब कोई प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करता है, ठीक ना, तो अपने दिशा से भटक जाता है, अपने रास्ते से भटक जाता है, ठीक ना। तो वे भटकता क्यों है? क्योंकि उसके पहले मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरी थी, अलग थी, और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड अलग हो जाती है, ठीक ना। इसी को प्रदर्शित करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। लाइट की स्पीड का, कि कौन सी मीडियम में लाइट की स्पीड किस मीडियम से कितनी गुनी अधिक है, इसी को क्या करते हैं? फाइंड करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या फिर कभी कभी एल से भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम? ये मान लेते हैं पहला मीडियम हो गया और ये दूसरा मीडियम हो गया। ले सकते हैं इसको हम, अगर हमको दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं हम? n1 n2, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं, पहला मीडियम एयर मान लेते हैं और दूसरा मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर। तो अगर हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा? इसको ऐसे लिखेंगे हम, एयर ANG, मतलब सॉरी ANW हो जाएगा। यानी जल का जो अपवर्तनांक होगा, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? एयर के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसमें क्या होता है? जो लाइट की स्पीड होती है अलग अलग होती है। जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 2 × 10 के पावर 3 × 10 के पावर 8 होता है, ठीक। और वाटर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 2 × 10 के पावर 8 होता है, ठीक ना। इन दोनों को अगर हम निकालें तो कैसे बनेगा आपका? 1 n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? सॉरी 1 n2 की जगह ANW ले सकते हैं। तो इसका हम निकाल रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, तो 3 × 10 के पावर 8 अपॉन 2 × 10 के पावर 8, ये कट जाएगा। तो ANW का मान कितना हो जाएगा? 3/2। इसको क्या सकते हैं? 1.5। यानी जो आपका वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो कितना होगा? 1.5 होगा। यानी जो आपका वाटर है, ठीक ना, वो हमारा कैसा मीडियम हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। और जो एयर है वो हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा। और रेयर में हम जानते हैं लाइट की स्पीड अधिक होती है और डेंसर में लाइट की स्पीड हमेशा कम होती है। यानी जो लाइट की स्पीड है वो एयर में अधिक और वाटर में कम होगी। तो एयर में कितने गुना अधिक होगी वाटर की अपेक्षा? तो 1.5 गुना। कितना होता है? लगभग 1.5 गुना ये एयर में वाटर की अपेक्षा इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक ना। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।